हेलो एवरीवन, आज 17 अक्टूबर 2025 है और कल जो भी न्यूज़ इवेंट्स चर्चा में रहे उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये रहता है कि जो भी करंट अफेयर्स है उसे आप प्रैक्टिस भी कर लो, साथ ही साथ आपका स्टैटिक नॉलेज भी तैयार हो। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो 1 से 2 एमसीक्यू आप ज़रूर देखें, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको देखना है कंटिन्यू या नहीं देखना है। जैसे अगर हम बात करें पहला जो करंट अफेयर आज का है किसके बारे में, यहाँ पे पहला करंट अफेयर उरुग्वे देश के बारे में पूछ रहे हैं। उरुग्वे क्यों यहाँ पे चर्चा में रहा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उरुग्वे। उरुग्वे के संबंध में आपको विचार करना है। रिसेंटली क्या हुआ, यूथेनेशिया के बारे में आपने सुना होगा। तो यूथेनेशिया को हाल में क्या है, अपराध माना जाता था कहाँ पे, उरुग्वे में। तो उसको अभी क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, अर्थात कानूनन जो अपराध था वो खत्म कर दिया गया। अब होता का यूथेनेशिया आपको पता होना चाहिए। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझे, यूथेनेशिया का मतलब जब किसी को असाध्य रोग हो जाती है, असाध्य पीड़ा हो जाती है किसी भी पेशेंट को, तो उसे क्या करना, उसके लाइफ से को धीरे धीरे सपोर्ट सिस्टम हटा के खत्म करना। तो ये होता है यूथेनेशिया। लेकिन यूथेनेशिया के 2 टाइप देखने को मिलते हैं। यूथेनेशिया के 2 टाइप कौन से देखने को मिलते हैं, एक तो आपको देखने को मिलता है कौन सा, एक्टिव यूथेनेशिया, दूसरा पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव जो यूथेनेशिया होता है उसमें क्या किया जाता है, ऐसा कोई ड्रग दे दिया जाता है जिससे असाध्य रोग किसी को है वो नहीं ठीक हो सकता, तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया में क्या किया जाता है, जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे मान के लिए वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर हटा देना, धीरे धीरे दवा को कम कर देना, ये पैसिव यूथेनेशिया होता है। किसी किसी देश में दोनों यूथेनेशिया चलता है, लेकिन भारत में क्या है, पैसिव यूथेनेशिया सिर्फ एक्टिव है। एक्टिव यूथेनेशिया को भारत में बैन किया गया, क्रिमिनलाइज किया गया है। अब भारत में अगर आप देखें तो इसको लेके 2 मामले आए थे, ये भी आपके लिए जान लीजिए, कभी आपको मेंस में लिखना हुआ। अरुणा सांग बनाम भारत संघ का मामला था, अरुणा सांग बनाम भारत संघ का मामला था। उनका रेप हुआ था कई साल पहले, लगभग अगर आप देखो 1973-74 के आसपास है, मतलब बहुत टाइम हो गया था। तब से लेके वो क्या वेंटिलेटर पे थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब उनको ठीक नहीं हो सकती थी, तो बाद में भारत में तो ऐसा कोई कानून था नहीं यूथेनेशिया का, जिनको पैसिव यूथेनेशिया दिएगा कानून, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसे कहते हैं कि जो पहले क्रिमिनलाइज उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो ये भारत के मामले में यहाँ पे मामला था। एमसीक्यू यहाँ पे क्या कह रहा है, यूथेनेशिया के बारे में पूछे तो आप तो जान ही जाओगे। स्टेटमेंट अगर आपसे बोला जाए किसके बारे में, यहाँ पे उरुग्वे के बारे में, तो इट इज़ द ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री लोकेटेड इंटायरली ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो मकर रेखा है उसके बाद, मतलब उसके पीछे स्थित एकमात्र देश है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, तो ये आपको दिख रही होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके आपको राइट बैंक में है। तो ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। सारे देश अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न के पहले हैं या कैप्रिकॉर्न में ही हैं, लेकिन ये जो है एकमात्र देश है जो कैप्रिकॉर्न के पीछे है। ठीक, तो पहली बात ये आपको यहाँ पे पता होनी जानी चाहिए। ठीक, दूसरा अगर हम देखें, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे किसके बारे में कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि इट शेयर्स बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील चिली। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली से बॉर्डर शेयर करता है, एकदम ये बात यहाँ पे करेक्ट है। और मोंटेवीडियो उरुग्वे की कैपिटल है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली से सीमा साझा करता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको मैप ले चलता हूँ। ये सबसे लास्ट में जो आपको देश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं भी इसमें जूम नहीं कर पा रहा हूँ, ना पेन चला पा रहा हूँ, लास्ट में पतला सा देश दिख रहा है, ये चिली है। चिली की बॉर्डर किसी भी तरह उरुग्वे से नहीं लगती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, अगर आप देखें तो ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो जैसे दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आप एलिमिनेट कर दो, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। मतलब इस तरह जो हमने मैप देखा तो ये वाला जो कंट्री था चिली था, और उरुग्वे यहाँ पे था, इसकी सीमा चिली से नहीं लगती है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। अब अगर आप बात करें, उरुग्वे में पंपास एक घास का मैदान है, जो ठंडे घास का मैदान है, जो काफ़ी पॉपुलर है, कई बार पूछा जाता है। तो पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, आपको उरुग्वे में पाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा अर्जेंटीना में भी पंपास घास का मैदान पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है जिससे रियो डी प्लाटा रिवर सिस्टम कहा जाता है। कई बार जब मैपिंग करते हैं तो हम इसको यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कि रियो डी प्लाटा रिवर सिस्टम। ठीक, तो ये तो बात हो गई जो हमने यहाँ पर देख लिया। भारत के बाद संबंध में देखिए, यूथेनेशिया को भी हमने देख लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे एमसीक्यू को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, इसके बारे में, रिगार्डिंग लेगोसिली हायोमोनोजिकाई, इसके बारे में है। अब अगर क्या होगा, महाराष्ट्र में अगर आप देखें तिलारी में एक स्पीसीज की खोज हुई यहाँ पे, जिसको ये स्पीसीज बोला जा रहा है। तो अगर हम बात करें, इसका जो पहला ऑप्शन है ये कहना चाह रहा है, पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है कि इट इज़ द न्यू स्पीसीज हेयरली स्नेक डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स। तो अगर हम देखें, ये भारत का मैप है, तो ये वाला एरिया वेस्टर्न घाट्स कहलाता है, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा गुजरात के एरिया, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु के एरिया, तो वेस्टर्न घाट्स में कुछ एरिया इसके काउंट किया जाता है। उनमें से एक यह भी पार्ट है जहाँ पे बालदार घोंघा पाया गया है।
ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द तिलारी फॉरेस्ट, ये भी बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है, तिलारी फॉरेस्ट में इसको पाया गया है। इट वॉज नेम्ड ऑफ द जापानीज बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द स्नेल, जापानीज बायोलॉजिस्ट के नाम पर इनका नाम लागोचियाइस रखा गया, ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जैसे ही आपका एलिमिनेट होता है तो सही आंसर आपको कौन सा बचता है, सही आंसर आपका बचता है 1 and 2 ओनली, इसका यहाँ पे सही आंसर बचता है, ठीक है, क्या 1 and 2 ओनली, ठीक। तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा, ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो नाम हुआ था हायाओ मियाजाकी, जापानी एनिमेटर थे, उनके नाम पर यहाँ पे नाम इनका रखा गया था, ना कि कोई जीव विज्ञानी, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे एक एक्सरसाइज के बात की जा रही है, यहाँ पे समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो अभी हाल में कंडक्ट की है इंडोनेशिया के साथ, उसको लेकर एमसीक्यू बन रहा है। क्या एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है, आप देखिए, कहाँ गया पेन, हाँ एमसीक्यू क्या आपको बन रहा है यहाँ पे देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। इट इंक्लूड बोथ हार्बर एंड सी फेस, हार्बर सी फेस दोनों को इंक्लूड करता है यहाँ पर। तीसरा, यह प्रतिवर्ष अगर आप देखें अरब सागर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, अरब सागर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में आपका करेक्ट आंसर बताना है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, इसे बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाता है, तो ये तो बात यहाँ पे गलत होगी, अरब सागर वाला मामला यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक ठीक। तो ये तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, पहला दूसरा यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगर हम कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को हम यहाँ पे जान लेते हैं, जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखें तो आपने एक्सरसाइज मालाबार के बारे में सुना होगा, ये भी एक नेवल एक्सरसाइज जो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। अब बेसिकली क्वाड नामक एक संगठन है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए खासतौर पे इंडो पैसिफिक एरिया में एक्सरसाइज करता है, मालाबार जिसे बोला जाता है। 1992 से ये शुरू हुई थी। फिर इसके अलावा एक और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पेन मेरा थोड़ा चल नहीं रहा है, कुछ इशू आ गया, ठीक है। इंदिरा एक्सरसाइज है, तो आप लोग सुनते रहिए, इसको नोट करते रहिएगा। तो इंदिरा एक्सरसाइज जो भारत में कंडक्ट की जाती है, किसके बीच कंडक्ट की जाती है, भारत और रूस के बीच इंदिरा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा एक्सरसाइज कोंकण है, तो कौन सी एक्सरसाइज कोंकण है, ठीक। जो एक्सरसाइज कोंकण है वो किसके बीच कंडक्ट की जाती है, वो कंडक्ट की जाती है आपकी जो अगर आप देखें किसके बीच में, तो भारत और यूके के बीच में एक्सरसाइज कोंकण कंडक्ट की जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज जो कोंकण होता है किसके बीच में होता है, तो कोंकण एक्सरसाइज होगा आपका नेवी एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, किसके बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। तो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी होगी, वरुणा हो गई, कौन सी होगी, वरुण हो गई, जिसको भारत और फ्रांस आपस में कंडक्ट करते हैं, किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। तो कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये भी 1983 के आसपास में शुरू हुई थी, वार्षिक एनुअली होती है, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया, एनुअली होती है। समुद्र शक्ति के बारे में पूछा गया है, ये कब होती है, तो ये भी अगर हम बात करें तो किसके साथ होती है, इंडोनेशिया के साथ हो रही है। इसके अलावा एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, वो सिम्बेक्स जो मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है वो सिंगापुर के साथ होती है, किसके साथ होती है, सिंगापुर के साथ होती है। और इंडो कार्पेट भी एक एक्सरसाइज है जो इसी के साथ होती है, किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ होती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट है गरुणा शक्ति, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये भी आपका किसके साथ होती है, इंडोनेशिया के साथ ही होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, समुद्र शक्ति के बारे में बात करें, तो अरब सागर वाले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सैमी इनिशिएटिव। सैमी इनिशिएटिव किसके संबंध में, सैमी इनिशिएटिव है बेसिकली मैंग्रोव के संरक्षण के संबंध में। अब मैंग्रोव होता क्या है, तो मैंग्रोव एक तरह के सॉल्ट टॉलरेंट पेड़ झाड़ियाँ होते हैं, जो अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय एरिया में या ट्रॉपिकल एरिया में आपको उगने को देखने को मिलता है, खासतौर पे कोस्टल एरिया में। जैसे अगर आपने भारत का ये मैप देख रखा है, तो ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, बांग्लादेश है। तो इस वाले रीजन में आपको मैंग्रोव, सुंदरवन, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब ये उगते किस तरह से, तो कुछ पार्ट इनका मिट्टी में दबा रहता है, लेकिन कुछ पार्ट इनका अगर हम देखें तो ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आता है, और इनके बीज भी बाहर पेड़ से निकलते हैं। तो ये एक तो क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे जो ओशन का, चाहे उसको फ्रेश करने के संबंध में, चाहे जो टाइड्स वगैरह को रोकने के संबंध में, तो बहुत इनके बेनिफिट होते हैं, ठीक है। अब इनमें विविपैरिटी के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या, बीज जो होते हैं पेड़ पे ही अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है ना, जड़ों, जमीन के अंदर नहीं, तो पेड़ पर अंकुरित हो जाते हैं, ऊपर अंकुरित हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। स्टेटमेंट क्या था कि इट इज़ इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मैंग्रोव कंजर्वेशन इन द सुंदरवन में भी क्या हुआ है, इसको लेकर सहमति बनी है, सैम इनिशिएटिव को लेके। सैम इनिशिएटिव जो अब किसके संबंध में है, तो मैंग्रोव के संबंध में है, उसको कंजर्वेशन के संबंध में। ये अगर हम बात, इट हैज रिसीव्ड ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन, तो FAO से उसे ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन में मिली, किसको, सुंदरवन का जो ये वाला एरिया है, ठीक है ना।
अब तीसरा स्टेटमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इन तीनों स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो 1 और 2 यहाँ पे इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें 2 संगठन भी आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने मैंग्रोव के बारे में तो आपको बताया, 2 संगठन इंपॉर्टेंट, जैसे FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, इटली की कैपिटल रोम में है। पर्पज इसका क्या है, ग्लोबल जो हंगर है, पॉवर्टी है, उसको खत्म करना, एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, ये यहाँ पे पर्पज है ना, मालन्यूट्रिशन वगैरह को खत्म करना, ये यहाँ पे इसका पर्पज है। तो भारत भी अगर बात करें एक एशियम का FAO का पार्ट है। ठीक है ना, अब उसकी कुछ योजनाएं हैं, उसकी एक योजना सैमे है, शैमे करके जो इसकी स्कीम है वो मैंग्रोव के कंजर्वेशन को लेकर, जिसको भी रिकॉग्निशन दिया है सुंदरवन को, जिस वजह से यहाँ पे न्यूज चर्चा में था। अब एक और संगठन यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी चर्चा में है, इसको भी जान लीजिए। इसको स्टैब्लिश किया गया था मार्च 2002 के आसपास में, जिसका पर्पज क्या था कि एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा की जो सुरक्षा है, संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण को, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। ऊर्जा दक्षता क्या होती है, कम से कम ऊर्जा यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका वर्क यूटिलाइजेशन करना। ठीक है ना, ऊर्जा की जो पॉलिसी जो होती है, एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी, उनको बढ़ावा देना। इसके अलावा एक पुरस्कार भी दिया था जिसको नेका कहा जाता है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ये एक नेका अवार्ड भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, जिसने अभी रिसेंट में 35 अगर हम बात करें तो 35वीं यहाँ पे समिट यहाँ पे आयोजित हाल में हुई थी। ठीक है, अब अगर आप बात करें नेक्स्ट, इसका सही आंसर 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। अभी DRDO ने एक अच्छा पैराशूट सिस्टम बनाया है, जिसको उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, उसको उन्होंने टेस्ट किया है, उसको लेके यहाँ पे न्यूज़ में था। कुछ अलग स्टैटिक नॉलेज नहीं है इसमें जो मैं आपको दूँ, वो DRDO वगैरह मैंने आपको पहले ही बताया है। तो हम यहाँ पे MCQ देख लेंगे। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द इंडिजिनस बाय DRDO, स्वदेशी है, ये आपको पता होना चाहिए। 25,000 से अधिक फीट ऊंचाई पे ये सक्षम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इट इज डिजाइन यूज ओनली बाय द इंडियन एयरफोर्स, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं, जो भी अलग अलग विंग्स हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हाल में चर्चा में था, जो केरला में है। अब ये यहाँ पे अगर आप देखो कि स्टेटमेंट क्या बनना है, इट इज लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स केरला, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरला में स्थित है। इट पार्क इज नरिश्ड बाय द कुंती पूजा रिवर, जो कुंती पूजा नदी द्वारा से पोषित होती है। द वैली इज नेम्ड फॉर द अब्सेंस ऑफ लाउड मैमल्स लाइक लॉयन। तो जो वैली इसको नाम किया जाता है अब्सेंस ऑफ लाउड मैमल्स, अगर इस घाटी का नाम शेर जैसे शोर करने वाले स्तनधारियों की अनुपस्थिति के कारण पड़ा है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है साइलेंट वैली के बारे में। तो तीसरा स्टेटमेंट देख लिया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सी गाड़ी है? नहीं, अरे आप गाड़ी बोलते पैसे नहीं मांगना, हाँ। ये पूछना सिग्नल नहीं है। सॉरी, तो तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 237 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर हम बात करें, इसकी विशेषताएं यहाँ पे हमेशा क्योंकि पश्चिमी घाट वाला एरिया है ना, तो ज़्यादा सबसे पहले बारिश यहीं पे होती है, तो ज़्यादातर आपको इस तरह के रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दीजिए आप, यहाँ पे सही आंसर 1 और 2 होगा। जैसे पेरियार नेशनल पार्क है, वो भी वहाँ पे केरला में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखिएगा। कुछ और, एराविकुलम एक नेशनल पार्क है, कौन सी, एराविकुलम नेशनल पार्क है, यह भी आपको कहाँ पे मिलेगा, देखना केरला में देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो भी कर्नाटक केरला के बॉर्डर में है, तो थोड़ा बहुत इसका बॉर्डर भी लगता है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। पंबादुकम 16 नेशनल पार्क है। ठीक है, थट्टेकेट्टा करके एक वर्ल्ड सेंचुरी है वहाँ पे, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, केरला में देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमने थोड़ा सा केरला के बारे में हमने यहाँ पर देखा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नेका अवार्ड के बारे में, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है और उसको 1951 से उसने देना शुरू किया है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है और 1991 से इसकी शुरुआत की गई है। ओनली इंडस्ट्रीज आर एलिजिबल दीज अवार्ड, तो सिर्फ क्या इंडस्ट्री एलिजिबल है इस अवार्ड के लिए, ये स्टेटमेंट में आपको बताना है। देखिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बाकी जो तीसरा स्टेटमेंट जहाँ पे बोला जा रहा है वो यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेका जो अवार्ड है मैंने आपको बताया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने बताया कि क्या क्या काम करता है। जाहिर सी बात है कि एनर्जी को कंजर्वेशन करना, इसके अलावा जो एनर्जी से एफिशिएंसी को बढ़ावा देना, ये सब यहाँ पे काम करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीरी। नीरी के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। पहला है, इट इज़ कंस्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ CSIR अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत एक लेबोरेटरी है। ठीक है, दूसरा, इट वाज स्टैब्लिश इन नागपुर 1958, नागपुर 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, यह बात भी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तीसरा, इट वाज ओरिजिनली नोन एज द सेंटर पब्लिक फॉर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
फेरी है। तो सी फेरी जो अगर हम बात करें जो सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पे जाना जाता है। इसका मैं आंसर देख लेता हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको तीनों ही आंसर यहाँ पे इसका सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें पहले इसका नाम सी फेरी था, नागपुर 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था नीरी को। अब नीरी अगर हम बात करें तो अभी उसने क्या किया है, नीरी द्वारा जो ग्रीन क्रैकर्स है उनके लिमिटेड उपयोग करने के लिए दिल्ली एनसीआर में अनुमति दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में अगर हम बात करें तो नीरी ने जो ग्रीन क्रैकर्स बनाए हैं तो दिवाली में उसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसा उसने कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी पर्यावरण से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह को बढ़ावा देता है नीरी। बाकी सारे चीज़ें, बाकी जो नीरी के रिलेटेड फैक्ट है ऑलरेडी एमसीक्यू में इंक्लूड कर दिया गया, कब कहाँ किसे इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे आप इसको जान लीजिए, इंपॉर्टेंट संगठन है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का मेडागास्कर के बारे में। हाल ही मेडागास्कर में सैन्य तख्ता पलट की स्थिति बनी है। मेडागास्कर की लोकेशन देखिए, अफ्रीका कंट्री है, यहाँ पे आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीपीय देश है। दूसरा, इट लाइज ईस्ट ऑफ मोजाम्बिक चैनल इन द इंडियन ओशन, यह मोजाम्बिक चैनल, ये देखिए यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, उससे जुड़ा हुआ है अफ्रीका से। 90% जो प्रजाति है वहाँ पे आइसोलेशन कारण इंडेमिक है, इंडेमिक स्पीसीज यहाँ पे 90% पाई जाती हैं। सारी ही बातें एकदम यहाँ पे करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे डी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे तो इसका एरिया 5,92,000 किलोमीटर के आसपास है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश माना जाता है। पहला कौन सा, आई थिंक ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था अगर आपको देखें तो यहाँ पे ज़्यादा कॉफ़ी या वनीला ये सब का उत्पादन यहाँ पे होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, अभी रिसेंट में सैन्य तख्ता पलट हुआ है जिस वजह से जोग्राफिकल लोकेशन इसकी न्यूज़ भी थी जो हमने यहाँ पर देख ली। तो मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे है और यहाँ पे ये देश है मेडागास्कर, यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आज का डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मैं थोड़ा सा ट्रैवल में था तो डिस्कशन इतना प्रॉपर या वॉइस वगैरह का कुछ इशू होगा तो सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।